आइसक्रीम पार्लर नजर आते ही आरिश ने सीमल से शोख अंदाज में पूछा, आइसक्रीम खाएंगी गॉर्जियस लेडी? आरिश की बात सुनते ही सीमल ने खफीफ अंदाज में आरिश को देखा। नहीं, अभी घर चलें प्लीज, मेरी तबीयत अजीब हो रही है। सीमल ने सच का सहारा लिया। आर यू ओके गर्ल? जी वैसे ठीक हूँ, बट अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे, बस आप इनायत फरमाकर घर छोड़ दें। निहायत ही कोई तमीज़ के अंदाज में वो अपने महरम से मुखातिब हुई। वो इस वजह से परेशान नहीं थी कि वो आरिश के साथ थी, बल्कि उसको एक नागहानी आफत का अंदेशा लगा हुआ था। आखिर को आरिश उसका महरम था, मुहाफिज था, उससे उसकी ज़ात को कैसा डर लग सकता था। इसके बरक्स आरिश चाहता था कि वक्त यहीं थम जाए और सीमल बस उसकी हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। सीमल उसकी ही थी, मगर ये दूरी उसके लिए सुहाने रूह बनती जा रही थी। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द सीमल की रुखसती हो जाए, लेकिन ये ख्याल सिर्फ उसके जहन में था। उसने ये बात अभी तक अरसम से भी नहीं की थी। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और सीमल का घर आ गया। तकरीबन 1 बजे का वक्त था। उसने मेज़बानी के कुछ तकाजे पूरे करते हुए अपने शौहर को अंदर आने की दावत दी, लेकिन आरिश ने वक्त की देरी देखते हुए मुस्तरद कर दी। आपने कहा था कि आपको कुछ काम है मम्मा से, तो आप आके पूछ लें। नहीं, वो सिर्फ आपको यहाँ लाने के लिए झूठ बोला था सबके सामने, इसके लिए माजरत। सीमल को एक अनोखी सी खुशी ने अपने घेरे में ले लिया। सीमल जब घर के अंदर गई तो लाउंज मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सीधी अपने कमरे में आई। वहां आकर उसने कपड़े चेंज किए, फिर वज़ू करके नमाज़े इशा मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ अदा की। नमाज के बाद काफ़ी देर तक अपने अल्लाह के हुजूर खूब दुआ की। आज उसके बाबा को इस जहाने फ़ानी से गुजरे 3 दिन हो गए थे। वो नमाज अदा करने के बाद अपनी मम्मा के कमरे में उनके पास सोने की गर्ज से गई। जब कमरे में पहुंची तो हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो रोना शुरू हो गई। उसके अंदर अब कुछ बर्दाश्त करने की इस्तिताअत नहीं थी। वो अपने मन भर के कदम लेकर मम्मा के पास सदियों की मसाफत तय करके गई। आरिश अभी घर पहुंचा। सब घर में सो चुके थे। वो कपड़े तब्दील करके नमाज अदा करने लगा। नमाज पढ़ने के बाद उसे प्यास ने सताना शुरू कर दिया। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। कुछ वो अपने प्रोजेक्ट की वजह से भी वो टेंस था। 2 दिन बाद उसकी और अरसम की वापसी थी। खैर, पानी पीने की गर्ज से जब उसने साइड टेबल पे मौजूद जग की तरफ देखा तो खाली था। मजबूरन उसे किचन में आना पड़ा। फ्रिज से ठंडा ठार पानी पीकर जब वो वापस से किचन से निकलने लगा तो लाउंज में रखा वायरलेस बजने लगा। रात के तकरीबन 1:45 हो रहे थे। इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? खुद ही से सवाल करते हुए उसने वायरलेस उठाया और कॉल येस करके कान से लगाया। मुकाबिल जो रोने की आवाज़ थी वो तो सोते हुए भी पहचान सकता था। मम्मा, मम्मा उठिए ना, क्या हुआ आपको? बेगम इकराम बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थीं। वो मज़ीद कोई गम बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थीं। रोते रोते जल्दी सी नब्ज़ चेक की तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वो अपना वहम समझकर वो फ़ौरन दौड़कर अपना बीपी अपरेटस लेकर आई। जब बीपी चेक करने के इरादे से उसने मशीन जैसे ही हाथ में लगाकर स्टार्ट की, रिज़ल्ट फेल शो हो रहा था। तमाम ख्यालात को वहीं झटकते हुए वो फ़ौरन अपने रुखसार पे बहते गर्म पानी को साफ़ करती हुई अपना सेल लेने भागी। सेल ऑन करके सोच में पड़ गई कि किसे कॉल करे। आरिश का तो नंबर भी नहीं था। ज़ैनब को उस वक्त डिस्टर्ब करना मुनासिब ना लगा। ये सोचते हुए वो फ़ौरन लाउंज में आई और आकर फ़ोन डायरी में सलमान अंकल का घर का नंबर ढूंढने लगी। घबराहट में हाथ इतने कांप रहे थे कि सफ़े पलटना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके उसे एस के कॉलम में सलमान अंकल का नंबर मिला। फ़ोन हाथ में लेकर नकाहत में नंबर डायल करने लगी। पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल पे बिलाखिर कॉल पिक कर ली गई। हेलो सीमल, इज़ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट? सीमल, बताएं तो सही, रो क्यों रही हैं आप? आरिश ने मुकाबिल पे सीमल की रोती आवाज़ सुनकर सवालों के ढेर लगा डाले। आप घर आएं प्लीज़, जल्दी। मम्मा होश में नहीं आ रही, इनका बीपी भी फेल शो हो रहा है। बल्कि ऐसा करें, आप हॉस्पिटल आ जाएं, मैं उन्हें वहीं ले आती हूँ। सीमल ने तजवीज़ पेश की। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आप ड्राइव नहीं करेंगी, मैं आ रहा हूँ फ़ौरन। आरिश ने कहते साथ बगैर सीमल की बात सुने फ़ोन रख दिया और फ़ौरन अम्मी अब्बू को उठाने भागा। 15 मिनट में सलमान अंकल, आरिश और उनकी वालिदा 2 गाड़ियों में इकराम हाउस पहुंचे। सीमल उस वक्त तक बेगम इकराम को लेकर किसी तरह करके लाउंज में ले आई थी। पानी के कतरे भी वो छिड़क चुकी थी, मगर हर कोशिश बेसद गई थी। आरिश की गाड़ी में सीमल, आरिश और बेगम इकराम थीं। वो मुसलसल रोते हुए उनके ऊपर आयतल कुर्सी और जो सूरतें उसे याद आती जा रही थीं वो उन पे दम करती जा रही थी।
आरिश फ्रंट मिरर से पीछे मौजूद अपनी सास और ज़ौजा पे भी वक्तन फ़वक्तन नज़र डाल रहा था। दूसरी गाड़ी में सलमान साहब और आरिश की वालिदा थीं, जो कि उनकी गाड़ी भी हॉस्पिटल की तरफ गामज़न थी। थोड़ी ही मसाफत तय करने के बाद वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए। चूंकि रात 2:30 बजे का वक्त था तो इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। बेगम इकराम की नब्ज़ नहीं चल रही थीं, वो मुकम्मल ठंडी पड़ चुकी थीं। मगर सीमल कोई हकीकत तस्लीम नहीं करना चाह रही थी। वो बस अपनी मम्मा को उठा हुआ देखना चाहती थी, लेकिन वो अब नामुमकिन था। कम अज़ कम सीमल को एक और क़यामत को बर्दाश्त करना था, एक बार फिर टूटना था। पहले वो सिर्फ बाप की मोहब्बत से महरूम हुई थी, मगर अब उसे अपनी कुल कायनात से महरूम होना था। एक बार फिर सहरा की धूप की तपिश बर्दाश्त करनी थी, एक बार फिर रोना था। लेकिन अब आंसू उम्र भर के लिए दोनों करीबी बेलोस मोहब्बत देने वाले रिश्ते के लिए थे। वो तो हकीकत में जब वापस आई, जब नर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये 2 घंटे पहले हार्ट अटैक में दम तोड़ चुकी हैं। उसका डॉक्टर होना आज कुछ काम ना आया था। स्ट्रेचर पे सामने उसकी मम्मा लेटी थीं, चुप, बिल्कुल चुप, खामोश, बिल्कुल खामोश। वो पुरसुकून नज़र आ रही थीं, लेकिन वो अपनी लख्ते गोशे को उम्र भर के लिए बेचैन कर गई थीं। मम्मा उठें, प्लीज़ मम्मा उठें, देखें मैं आ गई। आपने खुद तो भेजा था मुझे ज़ैनब के घर, अब आप देखें उठ ही नहीं रही। आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? प्लीज़ मम्मा, मैं अब और नहीं टूट सकती, मज़ीद कुछ नहीं खो सकती, आपको तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मा आप सुन रही हैं ना? साथ ही वो उन्हें झंझोड़ने लग गई। आरिश ने उसे कंधों से थाम लिया और खुद में ज़ोर से भींच लिया। अब वो कभी नहीं उठेंगी सीमल, वो हमें, आपको, सबको छोड़कर जा चुकी हैं। आरिश ने जैसे पिघला हुआ सीसा सीमल के कानों में अंडेला। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ बाप क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या होती है, उनसे मोहब्बत कितनी होती है, सीमल पर आज सही से इंकिशाफ हो रहा था। वो रोते हुए इतनी बेखबर थी कि वो ये भी नहीं देख सकी कि वो अपने महरम की पनाहों में है। बज़ाहिर तो वो मजबूत गिरफ्त में कैद थी, मगर वो खुद टुकड़े टुकड़े थी, जिसको समेटना आरिश के लिए उस वक्त नामुमकिन था। नहीं मम्मा, मुझे नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ इन्हें उठाइए, प्लीज़। आरिश ने महसूस किया वो उसकी गिरफ्त में ढीली पड़ गई थी। ओ गॉड, सीमल होश में आए। आरिस, सलमान साहब और बेगम सलमान, जो पास ही खड़ी थीं, फ़ौरन उसे थामने लगीं, मगर वो बाहिजाब लड़की मुकम्मल होशो हवास से बेगाना आरिश की बाहों में थी। नर्स ने फ़ौरन खाली बेड की तरफ इशारा किया, वहाँ उसको बेड पे लिटा दिया गया। पानी के चंद छींटे पड़ते ही उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, बस सदमे की कैफियत में सबको देख रही थी। इसके बाद क्या होता गया, कौन आया कौन गया, वो सबसे बेनियाज बस यादों में गर्क थी। सुबह कैसे हुई, कब जनाजा हुआ, कब उसे उसके घर से चंद सामान के साथ सलमान हाउस लाया गया। ज़ैनब भी उससे मिलने आई थी, अरसम भी आया था, मगर वो किससे मिली किससे नहीं, उसे कुछ याद नहीं था। किसने क्या बोला, किसने क्या नसीहत की, उसे कुछ याद नहीं था। उससे जैसे तमाम क़ुव्वतें सल्ब कर ली गई थीं। वो क्या पहनी हुई थी, उसे कुछ होश नहीं था। बस याद था तो बस ये कि उसके मम्मा बाबा उसके पास नहीं थे। उसके बाबा उसे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख सके थे। वो उन्हीं की तो ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। अब तो उसका खाना खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर राना आंटी की ज़बरदस्ती पर उसे खाना पड़ा था। आरिश से तो वो छुपती फिर रही थी। अपनी माँ के जनाजे के बाद से वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, और आरिश उसके कमरे की दहलीज पार करके नहीं आ सका था। एक दिन बाद उसे वापस अपनी ड्यूटी पे जाना था। वो 1 हफ्ता माइंड फ्रेश करने आया था, मगर यहाँ तो खुद उसकी पहचान बदल गई थी। वो पहले कवारा हैंडसम लड़का था, मगर अब वो एक लड़की का शौहर था, और वो मासूम लड़की, जो शायद अभी अपने हवास में भी नहीं थी, वो उसकी मनकूहा थी। सर्दी शिद्दत पकड़ चुकी थी। आज की रात आखिरी थी। आज सीमल खिलाफे मुतवक्के डाइनिंग हॉल में मौजूद थी। खाना खामोशी से खाया गया। खाना खाने के बाद सारे बर्तन समेटकर उसने किचन में राना आंटी के साथ रखवाए। फिर सलमान अंकल की फरमाइश पर कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बना के वो जब लाउंज में लाईं तो आरिश बाहर लॉन की जानिब चला गया था। वो सबको कॉफ़ी देकर अपनी और आरिश की कॉफ़ी लेकर लॉन की जानिब आ गईं। वो उसे लॉन के इंतहाई अंधेरे हिस्से की जानिब किसी से कॉल पर बात करते हुए दिखा। कॉफ़ी लेकर जब वो पास गई तो वो अपने सर से बात कर रहा था। करीब जाकर गला खंखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सीमल को वहां देखकर उसे हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात ने अपनी लपेट में ले लिया। कॉफ़ी उसकी जानिब बढ़ाकर वो उससे थोड़े फासले पे वहीं बैठ गई।
कॉफ़ी पीते हुए आरिश ने बातें शुरू की और उसका और अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो लोग अंदर आ गए। सीमल ने आज खिलाफे मामूल आरिश से अच्छे से बात की थी। आरिश ने उसे कहा था कि सुबह वो उसकी पैकिंग करेगी और सीमल राज़ी भी थी। वापस आकर अपने कमरे में उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर चुपचाप काउच पर ही लेट गई। मोबाइल पर व्हाट्सएप ट्यून बजी तो वो यादों के दरीचों से सरक कर बाहर आ गई। वहां आरिश का मैसेज देखकर वो मुस्कुरा गई। आई रियली एंजॉयड दिस नाइट कॉफ़ी विद यू वाइफी, लव यू, योर आरिश। जवाब में सीमल ने माइंड प्लेजर लिखा था और साथ ही एक स्माइली इमोजी भी भेज दी, और उसके आगे की किसी बात पर जवाब देना अभी उसने अच्छा महसूस नहीं किया था। मैं रोई तो नहीं हूँ, न जाने क्यों मेरा काजल जब भी डालो आंखों में अब अक्सर फैल जाता है। तुम तो जानते हो इन दिनों बहुत ही ठंड होती है, तभी अक्सर सुर्ख मेरी नाक होती है। मैं रोई तो नहीं हूँ, कहा तो है यूं ही बस, भीगा है आंचल का कोना। छोड़ो तुम फिक्र मत करना, अब माँ बाप की याद में देखो मैं रोई तो नहीं हूँ। बता देना उनको जाकर, जब अकेले वो छोड़ जाते हैं बहुत ही उदास होती हूँ जब वो याद आते हैं। बस वैसी ही सुर्ख हैं आंखें, मैं रोई तो नहीं हूँ। सुबह जब काफ़ी देर तक वो नहीं सोकर उठी तो राना आंटी ने आकर उसको कमरे में देखा जो मुकम्मल अंधेरे में था। साइड ग्लास वॉल से कर्टन हटाते ही सूरज ताज़ा किरणें जो सुबह सादिक होने का पता दे रही थीं कमरे में हर सू फैल गईं। चेहरे पे सीधी धूप से वो थोड़ा सा किसमिसाई और सामने राना आंटी का खड़ा देखकर फौरन उठ गई। बेटा नीचे आ जाइए, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। राना आंटी ने प्यार से उसके सर पे बोसा लिया और नीचे चली गईं। नाश्ता करते हुए उसकी गर्दन में बार बार दर्द उठ रहा था जो कि काउच पे सोने के बाइस काफ़ी बढ़ गया था। बेटा आप बेड पे क्यों नहीं सोई थीं? काउच पे सोने से हो गया होगा, नाश्ता करके पेन किलर ले लीजिएगा। जी बेहतर आंटी, सीमल ने आरिश की खुद पर मौजूद नज़रों से घबराते हुए जवाब दिया। सारी पैकिंग करने के बाद आरिश ने उसका शुक्रिया अदा किया था जो उसने आरिश को वापस हंसकर दे दिया था। अपने रिश्ते के माबैन इन दोनों में थोड़ी बेतकल्लुफी तो हो ही गई थी। बेगानगी की जो छोटी दीवार अब भी हायल थी वो सीमल ही की तरफ थी, जो शायद कुछ वक्त की मुतकाजी थी। अक्सर हालात को बेहतर बनाने के लिए वक्त दरकार होता है, मगर यहाँ हालात नहीं रिश्ते थे। वो बाकी सब के साथ तो ठीक थी, मगर आरिश से अपनी शर्मो हया के बाइस कतराती थी। आरिश को गए हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे और वो उसकी दूरी को अच्छे तरीके से महसूस कर रही थी। आरिश जब अपनी ड्यूटी पे पहुंचा तो शाम के साए हर सू फैल गए थे। उसने अपने क्वार्टर में आते ही सारा सामान वार्डरोब में रखा। मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगा ही रहा था कि गेट नॉक हुआ। वो गेट खोलने आया, फिर उसे सर्वेंट से इत्तला मिली कि सर ने 1 घंटे में मीटिंग कॉल की है, आप पहुंच जाइएगा। वो बात सुनकर फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम चला गया। नहा धोकर वो आधे घंटे में फारिग हुआ। फारिग होते ही उसने घर कॉल अपनी खैरियत का बताने के लिए की। अभी दूसरी रिंग गई ही थी कि सीमल ने वायरलेस पे आती कॉल रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से पहुंच गए? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं साथ थीं। अम्मी अब्बू को बता दीजिएगा मैं खैरियत से हूं यहाँ। आरिश ने तफसील पेश की। ओके, मैं बता देती हूँ, और मुझे आपको थैंक यू बोलना था इतनी खूबसूरत और कीमती रिंग के लिए। सीमल ने अपने हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद दिलकश और नाजुक सी रिंग को देखते हुए कहा, जो आरिश ने उसे पिछली रात को बातें करते हुए पहनाई थी। माइंड प्लेजर वाइफी, और आप ठीक हैं? आरिश ने उसकी गैर होती हालत का ख्याल किए बगैर दूसरा सवाल दागा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने आरिश की राना आंटी और सलमान अंकल से बात करवाई। जी सर, आपने बुलाया? आरिश अपने सर के रूम में दाखिल होते गोशगुजार हुआ। हाँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। कैप्टन आरिश, कल आगा बारान इन लड़कियों को यूके बाय शिप ट्रांसफ़र कर रहा है। आपको और कैप्टन अरसम को जल्दी ही एक्शन लेना होगा। जी सर, सारे प्लान रेडी हैं, बस आपकी इजाज़त दरकार थी। सर, हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा, इसलिए मैं सारे कमांडर्स के साथ अभी कुछ देर में मीटिंग करना चाहता हूँ। क्या आप आके हमें मज़ीद रहनुमाई देंगे? आरिश अपने काम में काफ़ी जोशीला था, इसीलिए वो अपने मुतालबात आराम से सर से कह देता था। जी ज़रूर, मैं बिल्कुल आऊँगा मीटिंग में। सर जानते थे आरिश जो काम करता है सब जानते बूझते समझते सब कुछ देख के करता है, इसीलिए सर फौरन मान गए।
काफ़ी देर मीटिंग चली। उसमें कैप्टन आरिश और कैप्टन अरसम ने अपने एक्सपीरियंस का हर तरीके से बरबला इजहार किया, जिससे सारे कमांडर्स को भरपूर हौसला अफजाई मिली। अल सुबह का सूरज तुलू होते ही सारे कैप्टन और कमांडर जो आरिश के अंडर वर्क कर रहे थे, महाज पे जाने के लिए तैयार हो गए। आरिश को सारी रात सुकून से नींद नहीं आ सकी थी। अलबत्ता अरसम दुनिया और माफिया से बेखबर मदहोश सोया था। अपनी अपनी जगह पे पहुंचकर वो सब बस आगा बारान की शिप की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सी शिप्स की आमद हुई थी, मगर कैप्टन आरिश और कैप्टन अरसम ने भेस बदलकर एक मल्लाह बनकर हर तरीके से जो कश्ती उन्हें मशकूक लगती उसे उन्होंने जांच लिया था। आखिर अंदर के ज़राए से खबर मिली कि वो तमाम लड़कियों को शिप में ट्रांसफ़र कर चुका है, बस वो अब महवे सफ़र होने ही वाली है। आरिश और अरसम ने अपने तरीके को आजमाते हुए निहायत ही कोई ख़राब लिबास ज़ेब तन किए शिप की जांच पड़ताल के लिए गए। उनकी आमद को देख के आगा बारान और दीगर उसके आदमियों के पसीने निकलने लग गए। सर, आपकी शिप बैलेंस नहीं हो रही पानी में, आगे जाके मुश्किल हो सकती है। हम चेक कर लेते हैं, कोई भारी सामान हो तो वो आप यहीं रख जाएं। आरिश ने अपने मखसूस अंदाज में गोया सब सुनने वालों के छक्के छुड़ा दिए। क्यों, हमें तो तहखाना देखना है, और ज़रा नीचे जाके देखो, आगा बारान और बाकी सब हमारे कब्जे में हैं। काफ़ी महारत से सारे कमांडर्स ने आगा बारान के सारे आदमियों को काबू कर लिया था, और अब आगा बारान को कैप्टन आरिश और कैप्टन अरसम अपना यरगमाल बना रहे थे। पुलिस ने ऐन वक्त पे छापा मारा और आगा बारान और उसके साथियों को अपने अंडर में लेने का हुक्म दिया। अलबत्ता आरिश चाहता था कि वो नेवी फोर्स के अंडर में जाएं, ताकि वो लोग सही से सब कुछ उगलवा सके कि कितने और लोग शामिल हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस ने एतमाद में लेकर उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो उन्हें किसी हाल नहीं बख्शेंगे। आरिश की छठी हिस्स किसी नागहानी आफत का पता दे रही थी, लेकिन अरसम और बाकी सब ने फौरन मानकर बिल आखिर गलती कर ही दी। तमाम लड़कियां सही सलामत बरामद हुई थीं, और ये सारा लायहाए अमल आरिश के ज़ेरे सदारत हुआ था। इसीलिए नेवी की तरफ से उसे कालीशान बंगला इशू कर दिया गया था। आरिश के दिमाग में फ़ौरन ही सेमल की रुखसती का ख्याल आया। अम्मी अब्बू तो किसी तौर उस घर से इस घर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सलमान साहब बिजनेस को भी संभाल रहे, जो कि अब पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी थी। सेमल को बिजनेस से हमेशा ही चिढ़ रही थी, तभी वो मेडिकल साइड पे थी। सलमान साहब सेमल को भी फिर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन सेमल की रुखसती का जवाज़ बिल्कुल वैलिड था। लाउंज में वायरलेस काफ़ी देर से बज रहा था। सेमल अपने कमरे में रो रही थी। आज उसे अम्मी की याद बहुत सता रही थी। काफ़ी देर फ़ोन बजते रहने के बाद बंद हो गया। शायद अम्मी नमाज पढ़ रही होंगी, मैं ही देख लेती हूँ। दूसरी बार जब रिंग होना शुरू हुई तो वो अपने आप से मुखातिब हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी भारी आवाज़ में ज़ीरे कलाम हुई। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक तो है ना वाइफ़ी? आपकी आवाज़, ओ माय गॉड, आप रो रही थीं, तभी इतनी भारी आवाज़ हो रही है। आरिश काफ़ी फ़िक्रमंद हो गया था, तभी उसने सवालों के ढेर लगा दिए। जी मैं ठीक हूँ, बस अम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए। आगे की बात उसकी हिचकियों के बायस पूरी ना हो सकी। लिसन बेबी गर्ल, प्लीज़ डोंट क्राई, इट हर्ट्स। आप सबको एक खुशी की खबर देनी है, बस शर्त है आप फटाफट रोना बंद करें। आरिश ने उसका मूड बहाल करना चाहा। ऐन इसी वक्त अम्मी अपने कमरे से बरामद हुई। किसका फ़ोन है सेमल बेटी? अम्मी, इनका फ़ोन है, आपसे बात करने का कह रहे थे। सेमल को कोई बात ना सूझी दीवारें, तो उसने यही बात बना ली। बेटी तुम रो क्यों रही हो? आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। और फिर वो सेमल को अपने कमरे में ले आईं। वो बेड पर बैठ गई और सेमल उनकी गोद में सर रखकर लेट गईं। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में आ गई। वही ममता उसे सहरा के अंधेरों से खींच लाई। आरिश इस कलील मुद्दत में लाइन पर था और मनो-अन सुन रहा था। दूसरी तरफ आरिश अपने लिए इनका लक़ब सुनकर फूले नहीं समा रहा था। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने आरिश से वापस घर आमद का पूछा, जिस पर आरिश ने 3 दिन बाद की इत्तला दी। वो चाहता था कि जब वो वापस ऑन द ड्यूटी जाए तो सेमल उसके साथ उसके आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाए। अम्मी ने सरसरी सी हामी भरी थी, क्योंकि सेमल उनकी गोद में नींद की वादी में जाने वाली थी। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि इस बेचारी की नींद खराब हो। पहले ही वो बहुत मुश्किलों से बच के निकली थी, अब बस खुशियाँ उसके इंतज़ार में थीं।
कम से कम आरिश की माँ तो यही सोचती थी, लेकिन कौन जाने अभी एक कठिन इम्तिहान से उसे मज़ीद गुजरना था। मज़ीद थोड़ी देर बात करके आरिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी क्योंकि उसकी कीमती मता अपनी सास की गोद में पुरसुकून होकर सो गई थी। अगले 3 दिन सेमल मुसलसल बुखार में रही और चौथे दिन आरिश की आमद थी, इसलिए वो खुशी के मारे थोड़ी बेहतर हो गई थी। आरिश ने 3 दिनों में अपने बंगले को एक नए इंटीरियर से मज़ीद खूबसूरत कर दिया था। बस वहाँ एक मलिका की कमी थी जो आरिश के दिल की सल्तनत और उसके महल पर राज करती। वो आज उसी को लेने घर जा रहा था ताकि वो उसका खाने पीने का, सोने उठने का भरपूर ख्याल रखे, उसे अपनी कुर्बत बख्शे। आरिश उसे इस रिश्ते के तहत यहाँ लाना चाहता था और सेमल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। रात खाने के बाद उसको फिर बुखार चढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं धरा। वो बस बेसब्री से लाउंज में बैठकर इंतज़ार करने लगी जब राना आंटी कॉफ़ी के 2 मग लिए चली आईं। दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी, फिर वो अपने थकने का कहकर सोने चली गईं। अलबत्ता सीमल अभी नमाज पढ़ने चली गई। नमाज से फारिग होकर वो दोबारा लाउंज की तरफ बेख्तियार चल पड़ी। वहाँ जाकर उसे सर्दी का शदीद एहसास हुआ। वो इस वक्त सिर्फ एक नरम सुर्ख शॉल कंधों पे डाली हुई थी। लेमन येलो कलर के नेट के सूट में वो खुद भी एक लेमन लग रही थी। ये दोनों चीज़ें उसकी खूबसूरती को मज़ीद 10 चांद लगा रहे थे। वो रात के 1 बजे सोने के मूड में नहीं थे। दोपहर को वो भरपूर नींद लेकर अपना रात का कोटा मुकम्मल कर चुकी थी। सलमान अंकल और राना आंटी पहले ही सो चुके थे। वो लॉन की जानिब आ गई, जहाँ से मेन गेट साफ दिखता है। वो वहीं मौजूद 4 कुर्सियों के सेट में से एक कुर्सी पर पाँव ऊपर रख के सिमट के बैठ गई। सर्दी बहुत बढ़ गई थी, ऊपर से उसे बुखार दोबारा चढ़ गया था तो और एहसास हो रहा था, लेकिन वो थी तो नासमझ ही ना। ओस में भी लॉन में बैठी रही। उसका दिमाग मुख्तलिफ ताने बुनते बुनते कब नींद में खो गया उसे एहसास ही ना हो सका। वो सोना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो तो आरिश को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके दिल में आरिश की मोहब्बत जगह बना रही है, लेकिन वो फिर भी सो गई थी। शायद बुखार और सर्दी की वजह से उसे डिज़नेस फील हो रही थी, तभी वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। आज ओस कुछ ज़्यादा नहीं गिर रही। आरिश अपने आप से हम कलाम था। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो जल्द अज जल्द इस बढ़ती सर्दी में घर पहुंचना चाहता था। इस शदीद धुंध में वो पूरे एहतियात से ड्राइव कर रहा था। जिस वक्त वो अपने इलाके की हुदूद में पहुंचा तो उस वक्त 2:30 बज रहे थे। उसे आज रात को सफ़र करने का बहुत गलत ख्याल आया था। उसने सोचा था कि वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाएगा, मगर उसका ये ख्याल धुंध ने मेलिया मेट कर दिया था। मेन गेट के सामने पहुंचते ही उसने हॉर्न दिया तो गेट कीपर फौरन नींद में डूबा हुआ दौड़ा हुआ आया। गेट खुलते ही उसने यकायक गाड़ी घर की रविश पर जन से आगे बढ़ा दी। गाड़ी पार्क करके जब वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी एक बेख्तियार नज़र लॉन में मौजूद कुर्सी पे सिमटी बैठी अपनी कुल मताह पर पड़ी। वो इस तरीके से बैठी थी कि दूर से देखने पर लग रहा था वो झुक के नीचे देख रही है, मगर दर हकीकत वो सो रही थी। वो जब करीब आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कीमती हयात सो रही थी। वो नींद में इतनी गर्क थी कि उसका सर कुर्सी की नोक से लगने वाला था। वो तो आरिश करीब खड़ा था। उसने बरवक्त सीमल के सर के नीचे हाथ किया, वरना तो बहुत जोर की लगती। झटके से सीमल की आंख भी खुल गई। सीमल, आपको टेम्परेचर हो रहा है? आरिश को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी अहमक भी है जो इतनी सर्दी में ओस में फ़कत एक शॉल लिए खुले आसमान के नीचे बैठी होगी। जी, अभी हुआ था। फिर भी आप यहाँ बैठी हैं इतनी ठंड में? मैं आपका इंतज़ार। आगे का जुमला वो अपनी शर्मो हया के मारे पूरा नहीं कर पाई। अंदर चलिए प्लीज़, ये कहते साथ ही उसने सीमल का नरम गदाज हाथ थामते हुए उसे अंदर ले आया। दवा देकर उसे अपने कमरे में ही अपने पास सुलाया और खुद बेड के सामने पड़े काउच पे सो गया। फजर की नमाज पढ़कर जब वो फारिग हुई तो आरिश अभी तक नहीं आया था। सीमल ने मज़ीद सोने का इरादा तर्क करके किचन का रुख किया। आज उसका कुकिंग का मूड हो रहा था, इसलिए उसने कुक के साथ मिलकर गर्मा गर्म हलवा पूरी बनाई। सब बनाकर वो निकल ही रही थी जब आरिश ट्रैक सूट में किचन में जूस लेने की गर्ज से दाखिल हुआ। अभी उसने जूस का बोला भी नहीं था और सीमल ने उसका इरादा जांचते हुए ऑरेंज जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। आरिश ने अपनी खुशकिस्मती समझते हुए जिसे थाम लिया। वो सोच भी नहीं सकता था जहां वो सर्दी में अपना ख्याल ना रखते हुए सो सकती है और अपने अहमक होने का इंदिया दे सकती है, तो फिर बिना बोले अपने शौहर की बात भी समझ सकती है।
जूस लेके निकलते वक्त उसने कुक से बचते हुए उसके कान में सिर्फ इतनी सी सरगोशी की और चला गया। आप में बीवी वाली गट्स आ गए हैं, बट थैंक्स फॉर दिस। मुझे इस नीच इंसान के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। पुलिस से तो मैं रिश्वत देकर छूट गया, लेकिन अब इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। उसे अब इस बात का अमली सबूत दूंगा कि जख्मी शेर हमेशा खतरनाक होता है। आगा बारान जैसे लोग ही होते हैं जो रिश्वत देके इस मुल्क के साथ बुरा कर रहे होते हैं और इस मुल्क के मुहाफिज को भी गद्दारी की तरफ खींच लेते हैं। आगा बारान ने भी यही किया था। आरिश और अरसम की सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि उन्होंने आगा बारान और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले किया था, जो बाआसानी चंद लाख की रिश्वत देकर पुलिस का मुंह बंद कर चुके थे। सर, हमने उसके बारे में पता करवाया है। वो नेवी में एक कैप्टन की पोस्ट पे काम करता है और एक सीक्रेट एजेंट की फराइज भी अंजाम दे रहा है। आगा बारान के आदमियों में से एक आदमी ने अपनी तरफ से मालूम करदा इन्फॉर्मेशन पेश की। उसने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है, हम भी उसकी कमजोरी पे हाथ डालेंगे। हमें उसकी हर पल की खबर चाहिए। आगा बारान जैसे कोई हुक्म दागा। जी सर, मैं उसके सारे रिकॉर्ड निकलवाता हूँ, मोबाइल, ईमेल्स, सबका रिकॉर्ड सर। उसके एक आदमी ने अपना ख्याल पेश किया। अगले 2 दिन आरिश रहकर सीमल को अपने साथ लेकर अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गया था। सीमल ना ज्यादा इग्नोर करती थी, ना ही ज्यादा मुखातिब करती थी। थोड़े अरसे में वो लोग एक साथ कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन सीमल फिर भी थोड़ा झिझकती थी। मगर आरिश का ख्याल वो अपनी फुल कंसंट्रेशन से रखती थी, चाहे उसकी अपनी ज़ात की ज़रूरतें कहीं पीछे रह जाती थी। आज सीमल का सुबह से कहीं बाहर जाने का मूड था और आरिश ने आके जो कहा था वो सुनकर वो कुछ झिझक सी गई थी। आरिश बस उसे खुश करना चाहता था, इसी गर्ज से वो उसे आज पीसी होटल लेकर जाना चाहता था। तकरीबन रात 9 बजे करीब वो दोनों अपनी वित्स में पीसी के लिए रवाना हुए। आरिश अब सीमल को अपने हमराह लिए पीसी होटल के अंदर कदम रख रहा था। सीमल का एक हाथ आरिश के हाथ में था और एक खूबसूरत एहसास सीमल के गिर्द हिसार लिए खींचे था। बहुत अहम रिश्तों को खोकर एक अहम रिश्ता उसने पा लिया था, पर कीमत बहुत महंगी अदा करनी पड़ी थी। वहां आकर आरिश ने उसे बहुत अच्छा डिनर कराया। वापसी पे वो सी साइड गए, पर वो किसी तरह से बाहर निकलने को राजी नहीं थी। नहीं प्लीज़, मैंने यहाँ से आगे नहीं जाना, प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है रात में समंदर से। सीमल ने अपना डर पेश किया। प्लीज़ आप चलें तो सही, मैं हूं ना आपके साथ। बिलीव मी, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आरिश ने अपने तौर से मनाना चाहा। उसके आंच देते लहजे से मजीद बचते हुए उसने सिर्फ थोड़ा आगे जाने की इजाज़त दे दी। साहिल के किनारे हाथों में हाथ डाले आज वो दोनों सबसे बेनियाज आराम से गुफ्तगू करते हुए चल रहे थे, जब आरिश अचानक से उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करने लगा। सीमल को तो मानो सांप सूंघ गया था, बस आंसू उसकी आंखों से रवान थे। उसके सामने सारे मंजर धुंधले हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरिश क्या क्या बोल रहा है। होश जब आया जब आरिश ने उसे अपनी मजबूत आहिनी बाजुओं में घेर लिया। उसके कंधे पर सर रखकर वो बहुत रोई, बहुत ज्यादा। शायद वो अपनी किस्मत पे नाजान थी या फिर अफसुर्दा। नाजा इतने खूबसूरत रिश्ते के मिलने पे थी और अफसुर्दा माँ बाप के साथ ना होने पे। बहरहाल वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। जिंदगी एक नई डगर पे आ गई थी। वो दोनों अपने माबैन मौजूद रिश्ते को अपने दिल से कबूल कर चुके थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। आरिश को अब एक नया ख्याल आया था कि सीमल दिन भर फ्री होती है तो उसका माइग्रेशन करवा लिया जाए, ताकि वो अपनी कुछ अरसे की पढ़ाई को मुकम्मल करके एक कामयाब डरपोक डॉक्टर बन जाए। कम से कम आरिश सीमल को डरपोक ही समझता था। उसने ये बात सीमल से भी की थी, मगर वो किसी तौर एक अनजान शहर में पढ़ने के लिए राजी नहीं हो रही थी, और ऊपर से अब तो ज़ैनब जैसी दोस्त भी साथ नहीं होगी। और आरिश अब उसे इस हमाकत करने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती उसका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। पर सीमल किसी तरह जाने के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह सीमल आरिश की ज़िद को समझते हुए नाचार यूनी जाने के लिए तैयार हो गई। एक गलती आरिश ने की थी, उसे ज़बरदस्ती यूनी में एडमिशन दिलवा के अपने से दूर करने की, और एक गलती सीमल कर रही थी कि वो 2 दिन से उससे नाराज़ थी। 2 दिन हो गए थे यूनी जाते हुए। सीमल को यूनी लेके जाना और घर वापस लाने की जिम्मेदारी आरिश ने खुद ही उठाई थी। आरिश रोज़ सुबह उसे यूनी पहुंचने के बाद कॉल करता और हाल अहवाल दरियाफ्त करता। सीमल ने सोचा क्यों ना आज फ़ोन लेके ही ना जाऊं, थोड़ा तंग मैं भी करूं। बस यही सीमल से गलती हुई थी।
इन दोनों को नहीं पता था इन दोनों की जिद और अहमाकाना गलती की सज़ा इतनी खौफनाक और अजियतनाक होगी। सर बारान, मैंने इसके सारी चीज़ों के रिकॉर्ड निकलवाए हैं। वो सबसे ज़्यादा कॉल्स एक नंबर पे करता है जो इसके बीवी है और यहीं इसी शहर में रह रही है इसी के साथ। मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है सर। ठीक है, हम भी उसकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे। उसकी बीवी को मोहरा बनाकर मज़ीद सारी मालूमात हासिल करेंगे। आगा बारान ने गोया सच का सहारा लेकर सबकी परेशानी दूर की। जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी कैद में लो। आगा बारान ने नया हुक्म दागा। जी बेहतर सर। उनके एक बंदे ने उनके हुक्म की तामील करने की ठानी। अगले रोज सुबह में मौसम बड़ा खुशगवार था। बादल आसमान पे अटखेलियां कर रहे थे। अगर बारिश होती तो सर्दी में मजीद ठंडक हो जाती। आज इस्लामाबाद के पहाड़ सूरज की रोशनी से महरूम थे। हर तरफ अजीब सी आसूदगी फैली थी, या शायद ये मौसम की मेहरबानी थी कि सारे चरिंद परिंद भी खुश और खामोश थे। नाश्ते से फारिग होकर आरिश ने सीमल को उसकी यूनी छोड़ने का कहा। आज उसका यूनी जाने का दिल नहीं था, मगर आज जूलॉजी की असाइनमेंट की सबमिशन थी तो सीमल को हालत नाचार तैयार होने के लिए जाने के लिए तैयार होना पड़ा। आरिश अपनी विट्स में मौजूद उसका इंतजार कर रहा था और वो अपनी मेड को ज़रूरी इक़दामात करते हुए उजलत में अपनी चादर संभाले बाहर आ रही थी। आज उसने अपना मोबाइल फ़ोन जानबूझकर नहीं लिया था। उसका दिल उसकी गलती पर चोट भी कर रहा था, मगर आज उसने आरिश को बिलावजह तंग करने की कसम खाई थी। यूनी पहुंचते ही असाइनमेंट सबमिट करवाकर वो मशा के साथ लॉन में बैठ गई। मशा से उसकी दोस्ती चंद दिन कबल ही हुई थी। आज खिलाफ़े मामूल आरिश ने सीमल को कॉल भी नहीं की थी, क्योंकि वो मीटिंग में जाते ही बिजी हो गया था। उसने सीमल का नाराज़ मूड नोट कर लिया था, पर उसको मनाने का काम वापसी के लिए रखा था। मशा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अंदर चलो प्लीज़। मशा ने जब सीमल की ये बात सुनी तो फ़ौरन उसे लिए वो जीसीआर रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर ऐसी ही हालत रही उसकी। जूस पीकर उसने घर जाने का इरादा किया, लेकिन मशा ने बताया कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम ऐसे मत जाओ, किसी को कॉल कर लो। सीमल को अब अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। मोबाइल तो वो लेकर नहीं आई थी। फिर उसने मशा से फ़ोन लेकर आरिश को कॉल की, मगर आरिश का फ़ोन नहीं लग रहा था। शायद बारिश की वजह से सिग्नल्स डाउन थे। 3-4 बार कॉल की, मगर सब बेसुध। छोड़ो मशी, वो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, मैं ऑटो लेकर चली जाती हूँ। सीमल ने तंग आकर मशा से कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर ये जूस पूरा ख़त्म करो, फिर यहाँ से मैं तुम्हें निकलने दूंगी, वरना बैठो यहीं। वो सीमल की आदत से वाकिफ थी, तभी उसने ये शर्त रखी थी। जूस खत्म करके वो दोनों आगे पीछे निकली। मशा चूंकि वैन से आती थी तो उसने ज्यादा कोई जिद भी नहीं की थी। सीमल का अभी भी सर भारी हो रहा था। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। बारिश में वक्त के साथ साथ तेजी आ गई थी। वो अभी मेन रोड पे खड़ी थी। मुकम्मल भीगी हुई वो रोड पे किसी रिक्शे या टैक्सी का इंतजार कर रही थी, जब एक लैंड क्रूजर उसके बिल्कुल सामने आके रुकी और उसमें एक आदमी निकला जो अपने मुंह को किसी मास्क से छुपाया हुआ था। बाहर निकलकर उसने सीमल की नाक की तरफ एक टिश्यू बढ़ाया, जिसे सूंघकर वो अपने होशो हवास से बेगाना जमीन पे ढह गई। रोड पे ट्रैफिक ना होने के बराबर था, इसीलिए उन्हें अपना काम अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसको गाड़ी में मेन डालकर वो मंजर से यकलम्द गायब हो गए। आरिश मीटिंग खत्म होने के बाद अब सीमल को मुसलसल कॉल कर रहा था। 3 बार कॉल्स करने के बाद अब उसकी मेड ने कॉल रिसीव की थी। बात करने के बाद पता चला कि वो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल चार्ज पे से निकालकर सुबह अपने साथ ले जाना भूल गई थी। उसने फिर यूनी जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि बारिश हद से बढ़ गई थी। कॉल पे बात करने से ये भी पता चला कि शाम के 7 बज गए थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी, जो आरिश के लिए हैरानकुन बात थी। 2 दिन से सीमल 4 बजे तक आरिश के साथ घर आ जाती थी, लेकिन आज तो 7 बज गए थे। वो अब हकीकी मायनों में परेशान हुआ था, क्योंकि सीमल को यहाँ के रास्तों का भी इल्म नहीं था। बहुत ध्यान से वो तेज़ गाड़ी चलाते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचा। क्योंकि यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसके डिपार्टमेंट में जाके उसने हर जगह उसे देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। बारिश के बायस सब अपने अपने घरों को जा चुके थे और कुछ अभी अपनी रवानगी पकड़ रहे थे। उसने 3-4 लड़कियों को उसकी तस्वीर भी दिखाई, मगर देर से एडमिशन होने के बायस उसे कोई नहीं जानता था। वो चौकीदार के पास भी गया, मगर वो भी उसकी गुमशुदगी से लाइल्म था। उसने सोचा कुछ देर और घर जाकर इंतजार किया जाए, फिर वो कोई एक्शन लेगा। घर आकर उसने यहाँ भी उसकी गैर मौजूदगी पाई। मैं कहाँ हूँ? होश में आते ही उसने अपने अतराफ का जायजा लिया। उसका सर बेहद भारी हो रहा था। खोलो मुझे, कोई है? क्यों लाए हो मुझे यहाँ?
मगर उसके हर सवाल का जवाब नादार था। रस्सियों को उसके गिर्द मजबूती से बांधा गया था, जिससे उसकी कलाइयां भी जख्मी हो गई थीं। अल्लाह से फरियाद करने के सिवा कोई चारा ना था। तो जो सूरतें उसे ज़बानी याद थी, वो सबका विर्द करना शुरू हो गई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और सीमल का कुछ अता पता नहीं था। उसने जैसे ही अरसम को मामले की संगीनी के बारे में बताने के लिए अपना आईफोन जेब से बाहर निकाला, ऐन उसी वक्त किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी। उसने बिला किसी इफ्ताद के फौरन कॉल रिसीव की। कॉल रिसीव करते ही एक जानदार कहकहा सुनने को मिला। कौन हो तुम? आरिश को किसी गलत बात का अंदेशा लाहक हुआ, जिसकी तस्दीक मुकाबिल ने कर दी थी। बहुत तीसमार खान समझ रहा था ना अपने आप को। तेरे लिए गिफ्ट प्लान किया था, उम्मीद है तुझे मिल गया होगा। मगर अफसोस, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। नेवी का गुलाम, कमजर्फ कहीं का। क्या समझता है अपने आप को? एक तेरे ही पास दिमाग है। बच्चू, हम भी दिमाग रखते हैं। आगा बारान की आवाज ने जैसे उसे इश्तियाल बख्शा। कमजर्फ मैं नहीं, तू है, जो मर्द से मुकाबला नहीं करना जानता। एक लाचार औरत को अपने बदले का मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। मगर मैं... आगे की बात बगैर सुने आगा बारान ने हंसकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आरिश को मजीद अंगारों पे धकेल दिया गया था। उसका दिमाग जैसे साईं साईं कर रहा था। रह रहकर सीमल का ख्याल आ रहा था। अगर आज सुबह वो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करता तो शायद या ऐन मुमकिन इतने ख़राब मौसम में उसे उससे जुदा ना होना पड़ता। वो बेचारी तो पहले ही इतनी मुश्किलों से गुजरी थी, अब मेरी ड्यूटी का रिस्क भी अब उसे के ज़िम्मे था। अब आरिश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों उसने आगा बारान और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले किया था। उसने जल्द अज जल्द अपने सर और बाकी कमांडर्स के साथ मीटिंग कॉल की। सर, हमें आज रात ही कोई एक्शन लेना होगा। उसने पर्सनली मुझ पे अटैक किया है। उम्मीद है आप सब भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे, जैसे मैं पेशेंटली आप सबका देता हूँ। आरिश इस वक्त काफ़ी मुस्तरब था। लेकिन सर, हम उनकी लोकेशन का कैसे पता करेंगे? उसने तो कॉल भी प्राइवेट नंबर से की थी। सामने बैठे एक कमांडर ने सवाल दागा। अलबत्ता ये सवाल सबके जहन में था। उसका भी मैंने पहले ही इंतज़ाम कर दिया था। आखिर को सीक्रेट एजेंट था, हिफाजती इक़दामात वो सबसे पहले ही करता था, और ये तो फिर उसकी मोहब्बत थी। अभी वो सूरतें पढ़ ही रही थी कि सामने से कोई आता दिखाई दिया। उसने जल्द ही दरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम किया। उसे मुकाबिल का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि जिस कमरे में वो मौजूद थी वो मुकम्मल अंधेरे की जीनत बना हुआ था। बिल्कुल करीब बैठकर वो उस पे झुककर उसे देखने लगा। सीमल को उसकी हरकत पे बहुत गुस्सा आया। दरअसल वो एक नीच इंसान था, इसलिए एक मर्द का बदला एक औरत से ले रहा था। साथ ही बिना कोई मौका ज़ायल किए बगैर उसने उसके मुंह पे थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी, जिसकी ताब ना लाते हुए वो अपना होश खोने लगी। आगा बारान ने उसकी सारी रस्सियां खोल दी थीं, लेकिन वो यहाँ से किसी तरह नहीं भाग सकती थी। वो सब मर्द थे और सीमल एक कमज़ोर औरत। कम अज़ कम अभी वो हर तरह से कमज़ोर थी। रस्सियां खोलकर आगा बारान ने उसे उठा के ज़मीन पे काफ़ी बेदर्दी से ला फेंका। सीमल अभी भी हिजाब लिए हुए थी, अलबत्ता उसकी काली चादर जो हमातन वो गर्द लिपेटे रखती थी, वो गायब थी। बता हमें, तेरा शौहर अब क्या करने वाला है? बता, वरना तेरी खैर नहीं। उसे हमारे लड़कियों के कारोबार का कैसे इल्म हुआ, और क्यों वो हमारे काम में दीवार बन के सामने आया? बता, आगे उसके क्या क्या प्लान है, हमें सबका बताओ। उन्होंने जैसे अंदर का सारा लावा बाहर निकाला। मुझे कुछ नहीं पता, सच में, मुझे छोड़ दे, आपको खुदा का वास्ता। सीमा लारिश की सीक्रेट एजेंट वाली जॉब से लाइल्म थी, तो वो कैसे बता सकती थी? आगा बारान को लगा वो झूठ बोलकर वो आरिश को बचा रही है, लेकिन अगर सीमल को सच मालूम भी होता तो वो अपनी जान दे देती, मगर कोई राज फाश ना करती। थोड़ी देर अच्छी तरीके से मारने के बाद उन्होंने सीमल के हाथों और पाँव के तलवों पे बेशुमार ब्लेड से कट मारना शुरू कर दिए। वो मुसलसल मुजाहिमत करती रही, मगर सारी कोशिश बेसूद। मुकम्मल हाथों और पाँव के तलवों को लाल रंग से रंगकर उन्होंने उस पे नमक डालना शुरू किया। अपने जख्मों पे नमक पड़ते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐन उसी वक्त बाहर से बहुत सारे फायर्स की बैक वक्त एक साथ आवाज आई। सारे लोग अंदर चौकन्ने हो गए। पता लगाओ कौन हमारे अड्डे तक पहुंचा है। आगा बारान होश में आए। सीमल को लगा उसकी इस्मत की हिफाजत करने वाला निजात दहिंदा अल्लाह ने भेज दिया। आगे का सारा काम आसानी से होता गया। आरिश के ब्रिगेडियर सर भी इन सब के साथ रेड मारने आए थे। लोकेशन उन्हें बाआसानी मिल गई थी। सारे कमांडर्स बाहर मौजूद सारे आदमियों के लिए काबिज साबित हुए थे।
कैप्टन अरसम और कैप्टन आरिश जिस वक्त अंदर दाखिल हुए थे उस वक्त आगा बारान अपनी गन सीमल पे ताने खड़ा था। एन उसी वक्त आरिश ने आगा बारान के बाजू पे फायर किया। बाजू पे फायर लगते ही वो लड़खड़ाया और ज़मीन बोस हुआ। वो भागकर सीमल के पास आया जो बहुत कर्ब से रो रही थी। आरिश को देखते ही उसे जहां सुकून मिला वहीं उसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा हुआ था। आरिश ने जब अपनी शरीके हयात को दर्द व तकलीफ में देखा तो उसके अंदर तलातम बरपा हो गया। उसका दिल किया कि उसकी गन में मौजूद सारे लोहे को उस जालिम शख्स के अंदर उतार दे। कैप्टन आरिश, आप प्लीज़ इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाएं, यहाँ हम संभालते हैं। सीमल की हालत देखते हुए उसने आरिश को हॉस्पिटल जाने के लिए बोला। नहीं, इस शख्स को अंजाम तक मेरे हाथ पहुंचाएंगे। कैप्टन आरिश, आप प्लीज़ इन्हें लेकर जाएं। वो सीमल के पास ही था मगर अभी उस आगा को उसके जुल्म की सज़ा देना चाहता था। लेकिन उस वक्त उसने सीमल को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी समझा। उसने जैसे ही उसे अपनी आहनी गिरफ्त में लिया वो दर्द और डर की कैफियत में बोली, प्लीज़ मुझे बचा लें, प्लीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आरिश ने अब उसका सूजा हुआ चेहरा करीब से देखा था। हॉस्पिटल पहुंचते वक्त तक वो बेहोश हो चुकी थी। आगा बारान और उसके आदमियों से अरसम और बाकी सब सामना कर रहे थे। इमरजेंसी में ले जाते वक्त वो काफ़ी परेशान और मुस्तरिब था। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। ये पुलिस केस है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें जल्द अज जल्द। ऐसी हालत में इनकी ऐसी कंडीशन किसने की? डॉक्टर आरिश से मुखातिब थीं। आरिश ने पहले तो अपना सीक्रेट एजेंट का कार्ड दिखाया और फिर उसने उनकी बात का मतलब जाना। क्या मतलब? ऐसी हालत में ऐसी कंडीशन? वो ठीक तो है ना? आरिश सीमल के लिए बहुत फिक्रमंद था। वो पहले ही बहुत अजियत बर्दाश्त कर चुकी थी। सर, शी इज़ एक्सपेक्टिंग बेबी। ये खबर सुनते ही वो अंदर तक निहाल हो गया। ऐसा लगा कि हर तरफ खुशबू फैल गई हो, हर तरफ कौस कज़ा के रंग बिखेर दिए गए हों। मैं अभी उनसे मिल सकता हूँ? आरिश के दिल में फ़ौरन उससे मिलने और इस खबर को सुनाने की ख्वाहिश जागी। वी आर सॉरी सर, अगले 6 घंटे उनके लिए काफ़ी अहम है। वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरी हैं, इसलिए प्लीज़ दुआ करें उन्हें जल्द अज जल्द होश आ जाए, वरना 2-3 दिन भी लग सकते हैं। आरिश को लगा उसे खुशखबरी सुनाकर फिर उदास होने की नवीद सुनाई गई है। इसके बाद आरिश ने नवाफिल अदा किए। 3 घंटे बाद उसे होश आ गया था। अरसम, ज़ैनब, राना आंटी, सलमान साहब भी उसे मिलने आ गए थे। सबके मिलने के बाद वो सीमल से मिलने गया था। कैसी हैं आप? आरिश ने तहम्मुल से सिर्फ पहला सवाल दागा, साथ ही उसके सर्द हाथ थाम लिए। सीमल के चेहरे की लाली को देखकर उसे ये बात पता चली थी कि वो बात सीमल पहले जानती है। ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप ये बताइए कि आपको लोकेशन का कैसे पता चला? सीमल को उसकी आंच देती नज़रों का सामना करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने वो सवाल किया जो काफ़ी देर से उसे परेशान कर रहा था। आरिश ने उसकी चालाकी को खूब सराहा। ये चीज़ आपको ढूंढने में बहुत ज़रूरी साबित हुई थी। आरिश ने सीमल के हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद रिंग पे हाथ रखते हुए कहा। मतलब ये कि इसमें मौजूद चिप और ट्रैकर ने मेरी बहुत हेल्प की है। ये वही रिंग थी जो आरिश ने 2 हफ्ते पहले सीमल को अपने हाथ से पहनाई थी और ना उतारने की ताकीद की थी। अच्छा जी, यानी हिफाजती इक़दामात आप पहले ही करते हैं, सीमल ने हंसकर कहा और नज़रों को झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया आपको नहीं, मुझे करना चाहिए इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए। ये कहते साथ ही उसने अपने लब सीमल की सभी पेशानी पे रख दिए और सीमल को लगा जैसे सारे ज़ख्म अंदर तक मुंदमिल हो गए हों। आपके राब और परेशे मुझे बहुत तंग करते हैं। सीमल इस वक्त उन दोनों को तैयार करके खुद आईने के सामने बैठी कमरे में अंदर आते आरिश से मुखातिब थी। आरिश इस वक्त ऑफिस से थका हुआ आया था, मगर सीमल को ब्लैक एंड रेड साड़ी में देखकर उसकी सारी थकन उड़न छू हो गई। है मेरी परी को कुछ मत कहना, शी इज़ माइन डॉल, आरिश ने मान से कहते उसे प्यार किया। और मैं कौन हूँ? सीमल ने खफगी से आरिश की तरफ देखते हुए बोला। आप तो जान हैं, वैसे यू लुकिंग हॉट एंड प्रिटी इन रेड एंड ब्लैक साड़ी। आरिश ने उस पे अपना प्यार निछावर किया। अब सीमल की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। अल्लाह ने 2 गुलाब एक साथ अता किए थे जो उसकी हयात को मज़ीद हसीन व जमील और पुरलुत्फ़ बनाते थे। आज ज़ैनब और अरसम की शादी थी। आगा बारान को भी उम्र कैद हो गई थी। अल्लाह ने तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया था। अल्लाह ने सबको हर चीज़ से नवाज दिया था। आरिश के मीज़ान में सीमल की मोहब्बत हमेशा के लिए लिख दी गई थी।
اصل محبت تو یہ تھی جو نکاح کے 2 بولوں کے بعد دل کی زمین پر اس طرح خود بخود اگاتی ہے جیسی بارش کے بعد خود بخود ہریالی۔ لیکن اگر اس ہریالی کو نکاح کے بندھن سے پہلے کاشت کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ دل کی سرزمین کو ہی سیم زدہ بنا دیتی، اور ایسی غلطی نہ تو سیمل نے کی نہ ہی عارش نے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی آزمائش لی، اور جب وہ کندن بن کر جل گئی تو اس کی آزمائش پوری ہو گئی اور اسے دنیا جہان کی خوشیوں سے نواز دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس منظر نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔